नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, अब पत्रकारों को सेवानिवृत्ति पर मिलेगा बढ़ा अनुदान। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। टीकाकरण के बाद बच्ची की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने की सघन चेकिंग, पकड़े गए 111 अपराधी तत्व। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण सोम ने कैबिनेट में हुए निर्णय को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वप्रथम सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे के साहस और अदम्य वीरता को नमन करते उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपुंजे को राज्य पुलिस सेवा में सीधे उप पुलिस अधीक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन कर इसे वर्ष 2030 तक लागू रखने का निर्णय हुआ। अब सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी निवेश पर सहायता, बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट जैसे प्रावधान किए गए। विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं के लिए भूमि प्रीमियम व रोजगार सृजन में अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे। बैठक में एक अन्य निर्णय में रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। साथ ही वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के सम्मान निधि को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। अब सेवानिवृत्त हो चुके वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इन सभी निर्णयों की घोषणा बजट वर्ष 2025-26 में की गई थी, जिन्हें मंत्रिपरिषद ने औपचारिक स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे जी की शहादत हुई थी। उनकी शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपुंजे जी को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अब नई नीति की अवधि अब 2030 तक लागू रहेगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती तब तक। उद्योगों को मिलने वाला लाभ क्या होगा? तो सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 जो लागू है उसी के अनुरूप प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, सूक्ष्म उद्योगों को जैसे मिलता है जीएसटी क्षतिपूर्ति, लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प में शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा
प्रोजेक्ट के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। छत्तीसगढ़ में डीजे और साउंड सिस्टम के शोर को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। बलरामपुर जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचते समय 15 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रतिबंध के बाद भी इतनी तेज आवाज में डीजे कैसे बज रही थी। अब तक इसके लिए किसकी जवाबदेही तय की गई है। कोर्ट ने इस पर शासन से डिटेल में जवाब मांगा है। वहीं कोलाहल अधिनियम में संशोधन करने वाले नियम को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल डीजे के शोर को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीजे पर जारी मीडिया रिपोर्ट्स को भी जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर राज्य सरकार को कई बार डीजे को बैन करने के लिए निर्देश दिया है, लेकिन इसके बाद भी तेज आवाज वाले डीजे पर प्रतिबंध नहीं किया जा सका है। त्योहार और सार्वजनिक कार्यक्रमों में आए दिन तेज और कर्कश आवाज वाले डीजे बज रहे हैं। स्लम एरिया के बच्चों के उत्थान और ज़रूरतमंदों को शिक्षा मुहैया कराने सालों से संघर्षरत बिलासपुर लेडी सर्कल 144 और बिलासपुर राउंड टेबल 283 सेवा संस्थान ने फेस्टिवल सीजन में अभिनव पहल किया है, जिनके द्वारा गरबा बिट्स इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। इस चैरिटी इवेंट में मिलने वाले फंड से राउंड टेबल की टीम द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आंगनबाड़ी स्कूल बनाने में उपयोग में लाया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर बुधवार को बिलासपुर लेडी सर्कल 144 की चेयरपर्सन स्वाति सुल्तानिया के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां बिलासपुर लेडी सर्कल 144 के सभी सक्रिय पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां 20 सितंबर को ग्रैंड लोटस होटल में होने वाले गरबा बिट्स के बारे में बिलासपुर लेडी सर्कल 144 की चेयरपर्सन स्वाति सुल्तानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर लेडी सर्कल 144 और बिलासपुर राउंड टेबल 283 सेवा संस्थान स्लम एरिया के बच्चों के उत्थान और ज़रूरतमंदों को शिक्षा मुहैया के लिए ऐसे चैरिटी इवेंट का आयोजन करती है, जिससे मिलने वाले फंड को राउंड टेबल सेवा संस्थान समाज के हितों के लिए उपयोग में लाती है। उन्होंने बताया कि गरबा बिट्स में न्यायधानी के लोगों को अपने सुरों की धुन से मंत्रमुग्ध करने सारे गामापा की सिंगर रिया भट्टाचार्य आ रही है। यही नहीं, गरबा बिट्स में आने वाले फैमिली के लिए प्रीमियम व्यवस्था रखी गई है। यहाँ लाइव बैंड, बच्चों के लिए किड्स जोन के साथ साथ कोलकाता के फेमस स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके लजीज व्यंजन का लुत्फ न्यायधानी वासी उठा सकेंगे। मीटिंग के दौरान बिलासपुर लेडी सर्कल 144 के पदाधिकारियों ने गरबा बिट्स की प्रैक्टिस के साथ ही मीडिया से गरबा बिट्स के हाईलाइट्स साझा किए। हम साल भर में जो है अलग अलग तरह के इवेंट्स करते हैं और इस संस्था का मेन जो उद्देश्य है वो है फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी सर्विस। लोग जो नीडी हैं उनकी हेल्प करना। हम जो ये इवेंट कर रहे हैं उससे जो भी फंड्स रेज होंगे वो एक आंगनबाड़ी स्कूल बनाने के लिए जाएगा वो फंड। तो हम ये जो इवेंट कर रहे हैं वो एक गरबा इवेंट है, जो शहर की अच्छी जो प्रीमियम फैमिली इवेंट है ये, जिसमें शहर की अच्छी फैमिलीज़ आएंगी, लिमिटेड फैमिलीज़ आएंगी, अराउंड 120 to 150 फैमिलीज़। और इस इवेंट से जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो आंगनवाड़ी स्कूल बनाने में हेल्प करेगी। जैसा कि स्वाति ने बताया कि ये एक फंड रेज इवेंट है, जिसमें बिलासपुर लेडीज़ सर्कल 144 एंड BRT 283 ये दोनों संस्थाएं आपस में मिलके गरबा इवेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ आए और इस इवेंट को सक्सेसफुल करें। यह इवेंट ग्रैंड लोटस में रात 8 बजे से 20 तारीख को शनिवार को है। तो हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस इवेंट में आके इसे फंड रेज करें।
वैसे तो शहर में बहुत ही सारे गरबा इवेंट हो रहे हैं, पर इस इवेंट की खासियत ये है कि हमने सारेगामापा की एक फेम सिंगर रिया भट्टाचार्य को बुलाया है। साथ ही साथ कलकत्ता से हमने कई डेलिकेसीज़ जैसे कई स्टॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल बुलवाए हैं। साथ ही मैं आप सभी से ये अनुग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा अपने शौक़ पे तो खर्चा करते हैं, पर अगर आप यहाँ खर्चा करेंगे तो आप अपना आनंद तो आप लेंगे ही, पर आपकी ये जो धन राशि है वो छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी बनाने में योगदान में जाएगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समाज की तरफ अपनी भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। रायगढ़ भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण भूपेंद्र सवन्नी पत्रकार वार्ता के लिए पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष अरुणधर दीवान, महापौर जीवर्धन चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। पत्रकार वार्ता में सवन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले से किए गए जीएसटी सुधार के वादे को मात्र 20 दिनों में पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि छोटे उद्योगों, गृह निर्माण और आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, आने वाले पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। भूपेंद्र सवन्नी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहे आर्थिक सुधारों की भी सराहना की। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की गई थी कि आने वाले समय पर बहुत ही शीघ्र जीएसटी की दरों पर सुधार किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा। और मात्र 20 दिनों के अंदर ही जीएसटी काउंसिलिंग के द्वारा जीएसटी के विषय को लेकर ऐतिहासिक निर्णय किया गया। दरों पर आम आदमी का घर बनाना और घर चलाना भी आसान हुआ है और इस निर्णय से जहां हमारे छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा, आम जनता को भी लाभ होगा। और जिस प्रकार की स्लैब की दरें बहुत जगह शून्य की गई है, स्वास्थ्य बीमा को पूरी तरह से शून्य कर दिया गया, जीवन बीमा में हमारा जीएसटी शून्य कर दिया गया, शैक्षिक क्षेत्र में बहुत सारी चीजों पर हमारा जीएसटी शून्य कर दिया गया, कृषि के क्षेत्र में हमारा जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया। और इस प्रकार से रोजमर्रा की चीजों पर भी जो जीएसटी की दरें थी वो 5% बहुत सारी चीजों पर कर दी गई। मतलब कुल 4 स्लैब की जगह अब 2 स्लैब इस देश पर होंगे। इस ऐतिहासिक निर्णय का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो आर्थिक सुधारों का जो कार्य चल रहा है और उस बेहतर प्रबंधन के लिए हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने जो प्रयास किया और जिसके कारण हमको प्रोत्साहन राशि भी 6,200 करोड़ रुपए प्राप्त हुई, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, ओपी चौधरी जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ जिस तेजी से हमारे करदाता बढ़े हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना भी है कि हमारे कर कम होना चाहिए, करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए और 2017 तक मात्र ये 66.5 लाख करदाताओं की संख्या थी, आज 2025 में 1,51,00,000 की संख्या हो गई है और जीएसटी के हमारे संग्रह में भी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। इसी वर्ष लगभग 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी संग्रह हुई है, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में 2 गुना है। और निश्चित रूप से इसका आने वाले समय पर जो जीएसटी की दरों पर सुधार हुआ है, आम जनता को, आप सभी को लाभ। इधर रायपुर के चर्चित तोमर बंधुओं की सभी 5 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने केस की सुनवाई 1 सप्ताह के लिए टाल दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपियों से जुड़ी सभी 5 याचिकाएं एक साथ सुनवाई होगी। इस दौरान शासन ने शपथ पत्र के साथ जवाब दिया है, जिसमें कहा कि दोनों भाइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आरोपियों के वकील ने पुलिस पर दबाव में कार्रवाई करने और ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में फंसाने का आरोप लगाया है। दोनों भाई 2 महीने से फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने वकील के माध्यम से दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रायपुर एसएसपी से व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था। दरअसल रायपुर के तेलीबांध और पुरानी बस्ती थाने में वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर एक्सटॉर्शन और सूदखोरी का केस दर्ज किया गया है। मामले में जब पुलिस ने उनके घर में दबिश दी, तब कैश, चेक और जमीनों के दस्तावेज मिले। साथ ही जांच में यह पता चला कि मामला ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस ने तोमर बंधुओं के खिलाफ अलग अलग 7 FIR दर्ज कर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी।
इधर एक अधिवक्ता से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 25,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। थाना सकरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी छत्रपाल पटेल ने खुद को ऑनलाइन ट्रेडिंग का विशेषज्ञ बताकर अधिवक्ता युगल पटेल को भारी मुनाफे का झांसा दिया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद आरोपी ने फर्जी ऐप और नकली स्क्रीनशॉट के जरिए प्रार्थी को विश्वास में लिया और उनके खातों में लाखों रुपए जमा करवाए। जब प्रार्थी ने रकम की वापसी की मांग की तो आरोपियों ने कहा कि पैसा लॉकिंग पीरियड में है। जानकारी के अनुसार आरोपी छत्रपाल पटेल ने अपने परिवार के साथ मिलकर अधिवक्ता युगल पटेल को ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए मुनाफा कमाने का लालच दिया। 17 अप्रैल से 15 अगस्त 2025 के बीच युगल पटेल ने अपनी मेहनत की कमाई में से 23,10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए आरोपियों के खाते में भेजे। इसके अलावा 2,40,000 रुपए नकद भी दिए। जब प्रार्थी ने पैसा वापस मांगने की कोशिश की तो आरोपियों ने जवाब दिया कि यह पैसा लॉकिंग पीरियड में है और वह उसे नहीं निकाल सकते। जब युगल पटेल ने संदेह करते हुए मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि शेयर मार्केट में एक भी रुपए निवेश नहीं किया गया था और आरोपियों ने पूरी रकम को निजी उपयोग में खर्च कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी युगल पटेल थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनके साथ साइबर और ट्रेडिंग के नाम पर, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई है, जिस पर आरोपी छत्रपाल पटेल से पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। शहर में महिलाओं से करोड़ों की ठगी का मामला तूल पकड़ चुका है। वेस्टेज कंपनी के नाम पर हीरा भगवानी, उसकी पत्नी नायरा भगवानी और सहयोगी मुरली लहंजा व वरुण लहंजा पर महिलाओं ने 9,50,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। आरोपियों ने घर घर जाके घरेलू प्रोडक्ट्स बेचने और पैसे डबल करने का झांसा देकर महिलाओं को निवेश के लिए तैयार किया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शुरुआत में आरोपियों ने होम डिलीवरी कर सामान दिया और मुनाफे का लालच दिखाकर महिलाओं का विश्वास जीता। इसके बाद उन्हें टीम बनाकर कंपनी से जोड़ने और हर महीने कमीशन और इनाम मिलने की बात कही। धीरे धीरे महिलाओं ने अपनी जमा पूंजी, गहनों और घर के पैसों से निवेश करना शुरू कर दिया, लेकिन जब रकम वापसी की बारी आई तो आरोपी गायब हो गए। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने 4 सितंबर को थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 7 सितंबर को हीरा भगवानी और मुरली लहंजा को पकड़ा जरूर था, लेकिन उसी रात उन्हें छोड़ दिया गया। पीड़िताओं का आरोप है कि प्रभावशाली दबाव के चलते आरोपियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वे खुलेआम घूम रहे हैं। मंगलवार को दर्जनों महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और सामूहिक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा कि यदि उनकी मेहनत की कमाई वापस नहीं दिलाई गई तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाने में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र में टीका लगने के बाद एक 2 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र का घेराव कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र में मितानी ने बच्ची को हाथ और पैर में 4 टीका लगा दिया, जिससे परिजन बच्ची को लेकर घर वापस आ गए। इस बीच बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और बुधवार को मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की मौत हुई है, जिससे क्षेत्र में मातम का माहौल है। परिजन और ग्रामीण मासूम की लाश लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंच हंगामा करने लगे। घटना की जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार जब ग्रामीण बच्ची की लाश लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे तो वहां कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। जब मीडियाकर्मी वहां पहुंचे तब भी परिजन और ग्रामीण के अलावा वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति और मितानी नजर नहीं आए। परिजन अब न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मासूम की मौत के बाद परिजन रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद अब देखना हो गया कि परिजनों द्वारा लगाए गए लापरवाही के आरोप क्या कुछ कार्रवाई होती है। रायगढ़ शहर में नाले पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर मोहल्ले वासी अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 34 और 41 के पार्षदों के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद यादराम साहू और वार्ड क्रमांक 41 की पार्षद आशा खड़िया की अगुवाई में मोहल्लेवासी एसडीएम महेश शर्मा से मिले। निवासियों का कहना है कि संतोषी मंदिर पटेश्वरी से लेकर गांधीनगर और उड़िया रोड तक जाने वाले नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है। नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण के दौरान भी नाले की दोनों ओर जमीन पर कब्जा हो गया, जिससे बरसात के दिनों में जलभराव और गंदगी की समस्या बढ़ गई है। नाले पर अतिक्रमण होने से पानी का निकास रुक गया है। मोहल्ले में जलभराव की समस्या है। प्रशासन से मांग की गई है कि नाला अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। पार्षदों और मोहल्लेवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द कार्रवाई कर नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अब देखना होगा कि एसडीएम कार्यालय और जिला प्रशासन इस शिकायत पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। किरानी कब्रिस्तान के मन इतनी सड़क बना थे तो मैं बनाता आ गई से मुड़ी में तो बंसल जी कह रही इसके रास्ता लगा कह रही से तो सड़क बनाए सहमति ले गए। सहमति अभी निधि से मैं बना दहा कही तो मोहल्ला के मन कहीं कि हम चाहिए कही तो फिर बाद में बंद कर दी कही तो किसी तरह से चाहिए कही तो इतनी पर नाला के यदि चौड़ा हो ही नाला किनारे है तो एक बार सरकार से मांग करेगा कि चौकर बार सड़क बना के मतलब निकाले आ जाए रास्ता बना के दे करके। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम कर्मचारी 24 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। रायगढ़ में सैकड़ों कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह कर सरकार की आश्वासन नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की। तिरंगा झंडा और तख्तियां लेकर सैकड़ों एनएचएम कर्मचारी नारे लगाते हुए पानी में उतरे। उनका कहना था कि 20 साल से संविदा पर काम करने के बावजूद आज भी उन्हें स्थायीकरण और मूलभूत अधिकार नहीं मिले हैं। कर्मचारियों ने बताया कि कोविड-19 जैसे संकट में जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाले स्वास्थ्य योद्धाओं को अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन आदेश नहीं। सरकार ने 170 से ज़्यादा ज्ञापन लिए, मंचों पर वादा किए, लेकिन आज तक लिखित आदेश नहीं दिया। हम आश्वासन का लॉलीपॉप नहीं, स्थायी समाधान चाहते हैं। कर्मचारियों ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और सामूहिक इस्तीफा भी सौंप दिया है। उनकी 10 सूत्रीय मांगों में संविलियन, ग्रेड पे, लंबित वेतन वृद्धि और 10 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रमुख है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अब 24वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। सवाल यही है कि क्या सरकार अब भी चुप्पी साधे रहेगी या फिर कर्मचारियों की मांगों पर ठोस कदम उठाएगी या फिर से चुनाव आने पर इन्हें झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा। जी, हम 10 सूत्रीय मांग को लेकर 18 अगस्त से आंदोलनरत हैं। आज लगभग 23वां दिन है हमारे आंदोलन का, लेकिन सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सार्थक पहल नहीं किया गया है, न कोई सार्थक चर्चा के बाद कोई सहमति बनी है। तो इसके लिए हम आज सरकार को दिखाने के लिए हमारे आंदोलन को और सरकार के कान में हमारी बातों को डालने के लिए, निवेदन करने के लिए हम आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं। और जल सत्याग्रह के माध्यम से हम सरकार और जनता तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम जो हमारे जेन्युइन मांग है, जो वास्तविक मांग है, जिसको सरकार को पूरी करनी चाहिए, जिसके लिए सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वो पहले ही हमारे मंच में आके हमारे मांगों को जायज़ ठहराते हुए हमारे पक्ष में बयान दिए थे। लेकिन आज सरकार में आने के बाद इसी सरकार को हमारी मांगें जायज़ नहीं लग रही हैं। तो सरकार हमारी बात सुने और हमारी जो जायज़ मांगें हैं, जिसके लिए कर्मचारी पिछले 10-12 सालों से आंदोलनरत हैं, तो उस मांग को पूरी करें। आज जो आंदोलन हो रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन जो कर्मचारी संघ है, उनके द्वारा जल में उतरकर आंदोलन करने संबंधी सूचना मिला था। उसी के परिपालन में ये लोग जो है खर्रा घाट स्थित जो घाट है उसमें जल में उतरकर अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
इधर रायगढ़ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन में बोधगया महाबोधि मंदिर प्रबंधन को लेकर आवाज उठाई है। संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मंदिर का पूरा प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम दिए ज्ञापन में कहा गया है कि भारत में प्रमुख 6 धर्म है, जिनमें से 5 धर्मों का प्रबंधन उनके अनुयायियों के हाथों में है, लेकिन बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन अब तक बौद्धों को पूरी तरह नहीं सौंपा गया है। संगठन का कहना है कि वर्ष 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम के बाद से मंदिर के प्रबंधन पर हिंदू बहुल समिति का नियंत्रण बना हुआ है। आंदोलनकारियों का कहना है कि संविधान की धारा 13 और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर बौद्ध धर्म स्थल का प्रबंधन केवल बौद्ध समुदाय के पास होना चाहिए। हमारी मांग है कि महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द किया जाए और बोधगया महाबोधि मंदिर का पूर्ण प्रबंधन बौद्ध समाज को सौंपा जाए। इस मांग को लेकर 31 जुलाई से प्रदेश भर में आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रायगढ़ में भी संगठन ने सरकार से इस पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की। अब देखना होगा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर, इस मांग पर क्या कदम उठाती है। संविधान के अनुच्छेद 13 में 25, 26 और 29 में प्रावधान है कि बीटी एक्ट 1949 का जो एक्ट है, कानून है, जिसमें हिंदू के 4 और बौद्ध के मतलब 4 लोग वहाँ उस मंदिर की कमेटी समिति में रह सकते हैं, और जिसका अध्यक्षता स्थानीय मजिस्ट्रेट का रहता है। तो वो जो अधिनियम है संविधान के अनुच्छेद 1949 के तहत, क्योंकि भारत में संविधान लागू 26 नवंबर 1950 को हुआ था, उससे जो पहले का कानून जो बना था वो स्वतः निरस्त होता है, लेकिन अभी तक वही कानून चल रहा है, जिसको मांग को लेकर के ये बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए और वो जो बौद्धिस्ट टेम्पल है उसको संपूर्ण जिम्मेदारी रख रखाव वहाँ का मतलब टेक केयर के रूप में वहाँ के बौद्धिस्टों को दिया जाए। रायगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 12 अगस्त से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग रायगढ़ द्वारा लॉ कॉलेज में HIV एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान 12 अगस्त से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों तथा नुक्कड़ नाटकों के जरिए युवाओं और आम लोगों तक HIV व एड्स से जुड़ी जानकारी पहुंचाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य न सिर्फ जानकारी देना है, बल्कि समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को सुरक्षित जीवन के प्रति जागरूक करना भी है। इस अभियान के तहत हम सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी लोगों को HIV एड्स और STI के बारे में जानकारी देंगे, ताकि समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके और लोग अधिक से अधिक जागरूक हो। रायगढ़ में चल रहा यह अभियान आने वाले दिनों में हजारों लोगों तक पहुंचेगा और HIV एड्स को लेकर समाज में जागरूकता की नई पहल साबित होगा। अभी हमारा HIV एड्स का कैंपेन चल रहा है, जो कैंपेन 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस कैंपेन के तहत हमें सभी सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से और नुक्कड़ नाटक और IPC सेक्शन के माध्यम से और NGO को साथ में लेकर हमारे जिला टीम, काउंसलर की, मेडिकल कॉलेज की टीम को सबको साथ लेकर ये प्रोग्राम करना है। और हमें अधिक से अधिक STI के बारे में, ART के बारे में, HIV के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करते हुए जो समाज में फैली भ्रांति है उसे दूर करते हुए अधिक से अधिक जानकारी और प्रचार प्रसार करना है। न्यायधानी बिलासपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर एक बार मुंगेली नाका क्षेत्र में 2 गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान चाकूबाजी हो गई। इस घटना में 3 युवक घायल हो गए। पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आ चुका है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक मुंगेली नाका स्थित ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लौट रहे कुछ युवकों के बीच गाड़ियों को ओवरटेक करने की बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान एक गुट ने हाथ में रखी नुकीली वस्तु से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में 3 युवक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में घायलों की चोट सामान्य पाई गई है। वहीं पुलिस से मामला की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक्शन लिया और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों गुटों के 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मुंगेली नाका स्थित ग्राउंड में आज कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था, जिसके पश्चात कुछ युवकों के बीच ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा नुकीली वस्तु से दूसरे पक्ष के लड़कों को चोट पहुंचाई गई। मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज किया जा रहा है और जिन युवकों ने चोट पहुंचाई उनको भी हिरासत में ले लिया गया। सर, किस बात को लेकर मारपीट हुई है? क्या इसमें ये अभी पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला ओवरटेकिंग का लग रहा है, जिसमें आपस में विवाद हुआ जो आगे चलकर बढ़ गया था। पुलिस ने इसमें हिरासत में ले लिया है और आरोपियों को और आगे राजधानी रायपुर के गणेश विसर्जन झांकी में हुड़दंग मचा रहे 111 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास
चाकू, कैंची, कड़ा सहित अन्य सामग्रियां बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, चोरी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत कार्रवाई की गई। मंगलवार को इन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बता दें, झांकी के दौरान भीड़ में कुछ बदमाशों एवं शरारती तत्वों द्वारा अपने हाथों में पहने कड़ा से आम लोगों के सिर में मारकर चोट पहुंचाया जा रहा था, जिसे पुलिस की टीम के सदस्यों ने ऐसे हजारों लोगों की पहचान कर उनके हाथों में पहने कड़ा वजनी लगभग 20 किलोग्राम को उतरवाकर जब्त किया गया। इसी प्रकार संदिग्ध सामानों के साथ पकड़े गए 10 से अधिक नाबालिगों को पकड़कर उनके परिजनों को थाना बुलाकर समक्ष में कड़ी समझाइश देकर नाबालिगों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण बनाए जाने को लेकर आपराधिक तत्वों के विरुद्ध रायपुर पुलिस का अभियान कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। पिछले रात्रि को गणेश उत्सव की झांकी निकाली गई, जो विभिन्न सड़कों से होते हुए महादेव घाट के लिए रवाना हुई थी। लगभग 62 झांकी इस दौरान थी। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने जवान तैनात किए थे, जिसमें सिविल में वर्दीधारी और सूचना संकलन करने वाले अलग अलग टीमें हमारी बनाई गई थी। और इसी के परिणाम स्वरूप कि पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 से अधिक अपराधियों के खिलाफ चाकू जब्त करके आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। लगभग 15 के आसपास कैंची बरामद किए गए हैं, जिसको हथियार के लिए यूज किया जा रहा था। लगातार पुलिस को ये सूचना लोगों के द्वारा दिया जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ा पहने हुए हैं, और इस दौरान जब वो इधर से उधर जाते हैं या जो झांकियों के पास से गुजरते हैं तो सिर में वार कर रहे हैं, जिससे चोट आ रही है। इस आधार पर पुलिस ने लगातार देखा कि लोग चूड़ा पहन के, हाथों में चूड़ा पहन के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए हमने टीम लगाई और हमने लगभग 20 किलो के आसपास चूड़ा बरामद किया है, जो बहुत सारे लोगों के सिर में चोट आई है, किंतु उन्होंने FIR लिखाने से मना किया। किंतु उनके हाथों में, उनके चेहरे के पास इस प्रकार की चोटें आई है, और उनको भी नहीं पता था कि किससे उनको मारा गया है, और अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार से चूड़ा से मारा जा रहा था। तो हमने CCTV फुटेज खंगाले, उससे स्पष्ट हो रहा था कि लोग अपना हाथ उठाकर चूड़ा से सिर में मार रहे थे और वहां से गुजर रहे थे। इसलिए हमने चूड़ा पर भी कार्रवाई की है और इनको भी जब्त किया गया है। और जो प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जो 100 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है और उनके खिलाफ सख्ती से वैधानिक कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।